डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है आपकी यूनिट का नाम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या है आपकी यूनिट का नाम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एटम के बारे में। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे आपके जॉन डाल्टन। क्या कहा था जॉन डाल्टन ने? तो देख लीजिएगा, जॉन डाल्टन प्रपोज्ड, कब किया था उन्होंने प्रपोज्ड? इन 1808। प्रपोज्ड इन 1808 दैट एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है बेटा, किसका? ध्यान से सुन लीजिए, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल बोल सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है कि नहीं? और इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, देख लीजिएगा, इट कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल। इट कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से? ध्यान से सुन लीजिएगा, नेमली क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो आपके एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो अब बेटा जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया पार्टिकल, ये आपके इलेक्ट्रॉन, आगे क्या? आगे आपके प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इनकी डिस्कवरी की कि इन पार्टिकल को डिस्कवर किसने किया था, तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी करने वाले थे सर जे थॉमसन। क्या स्टूडेंट? सर जे थॉमसन ने हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कब? 1869। और प्रोटॉन जो है इनकी डिस्कवरी करने वाले हैं गोल्डस्टीन, और ये हुई थी आपकी 1886। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी बेटा, ये करने वाले थे जेम्स चैडविक, और ये आपकी हुई थी 1932 में। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? तो ये आपकी होगी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। नेचर ऑफ चार्ज कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर कौन कौन से चार्ज पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सा नेचर होता है चार्ज का? नेगेटिव। प्रोटॉन पर आपका होता है पॉजिटिव। और जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा? चार्ज कैसा होता है उनके ऊपर? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अगर अब हम बात करें अमाउंट ऑफ चार्ज, किसकी बेटा? अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है? तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो इन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है बेटा, वो कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होते हैं, नो चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या हो जाएगा आपका? 0। अब हम लास्ट में इनकी बात करते हैं मास की, कि मास आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना होता है। तो मास इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो इनका होता है 1.6726 इंटू 10⁻24 kg। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? किसकी बता रही हूँ मैं? प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर कितना होता है? देख लीजिएगा, 1.6726 इंटू 10⁻20 कितना मतलब लिख दिया मैंने? -10⁻27 kg आपका। ठीक है कि नहीं? और आपकी अगर बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स पर भी चार्ज होता है आपका 1.67493 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर हो गया? 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। और इन पर होता है 1.67492 इंटू 10⁻27 kg। तो ये आपका चार्ज हो गया किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। ये इनका मास हो गया। इलेक्ट्रॉन के मास को तो बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लीजिएगा बेटा। आगे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जहाँ पर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी।
क्लियर हो गया? कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने आपका? चलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट आता है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। तो एटम 3 तरह के पार्टिकल से कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल दिए गए थे स्ट्रक्चर ऑफ ये आपका एटॉमिक एटम के कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। तो सबसे पहले जो एटम से रिलेटेड मॉडल दिया गया था बेटा, वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो क्या था ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल? देख लीजिएगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपका कहता है कि क्या है? एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है कि नहीं, विद ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर के अंदर क्या रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। उसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर आपका वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन खाया है ना बेटा सभी ने? वाटरमेलन में आपने देखा है ना, रेड कलर का होता है वाटरमेलन और उसमें ब्लैक कलर के क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स। तो उसी तरह से आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। क्या था इसमें? देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। किसका? थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। थॉमसन ने क्या लिया था बेटा? ये देखिएगा, ये आपको ये एटम कंसीडर किया और ये कहा ये आपका एटम का है पॉजिटिवली चार्ज। ये देखिएगा बेटा, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम का, ठीक है ना, ये पॉजिटिव स्फीयर। क्लियर हो गया बेटा? और इसमें क्या एम्बेडेड है? ये इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आपके वाटरमेलन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लैक कलर के सीड्स, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इसको कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और बीच में ये कौन एम्बेडेड है? आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं? तो ये एटम क्यों स्टेबल है बताइएगा? क्यों? कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अट्रैक्शन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड द किसके बीच में? पॉजिटिव स्फीयर के बीच में, जिसकी वजह से ये एटम को क्या बनाते हैं? स्टेबल। क्लियर हुआ बेटा? क्या है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसकी लिमिटेशन देख लीजिएगा, क्या लिमिटेशन थी आपके थॉमसन मॉडल की। देखो बेटा, आगे इसके बाद साइंटिस्ट आए थे एक रुदरफोर्ड, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर ये जो मॉडल था ये सही नहीं आता था, तो इसलिए इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है कि नहीं? तो क्या है इसका, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, इट कुड नॉट, लिमिटेशन में क्या लिखेंगे? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ठीक है कि नहीं? पहली तो ये हो गया आपका इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, या आप बोल दो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ कौन से? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रुदरफोर्ड। जो रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा, उनको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं था, ठीक है? और ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को भी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं करता था। ये लिमिटेशन था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का। तो इसके बाद फिर आए रुदरफोर्ड, ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने दिया रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है ना बेटा? इसके बाद कौन आए? रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया कौन सा मॉडल? ध्यान से सुन लीजिएगा, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। क्या था ये? ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने थिन फॉयल ली,
थिन फॉयल ली। थिन फॉयल कौन से मेटल की ली बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की थी वो थिन फॉयल गोल्ड की थी, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर इन मेटल की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो थिन फॉयल थी गोल्ड की, उसके ऊपर इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की। क्या होते हैं आपके अल्फ़ा पार्टिकल? अल्फ़ा पार्टिकल को हम कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सिंबल होता है 2He4। दिस इज द सिंबल ऑफ किसका, आपका अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल ली और उस गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, तो देख लीजिएगा बेटा किस तरह से, देखो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो उन्होंने देखा ये आपके अल्फा पार्टिकल किसी सोर्स से निकल रहे हैं, आपके अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके डायरेक्ट निकल गए, ठीक है, नहीं किस में से, न्यूक्लियस में से, कोई चेंज नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की एक तो स्पीड बहुत हाई थी और दूसरी बात कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बीटा और गामा रेज से कम होती है। तो ये रीज़न था अल्फा पार्टिकल को यूज़ करने का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा ये अल्फा पार्टिकल आपके क्या है, देखिएगा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए न्यूक्लियस में से, ठीक है, सॉरी आपके एटम में से, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो आपके सेंटर से रीबाउंड हो गए, ठीक है, नहीं रीबाउंड सॉरी सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए, पहले सर्टेन एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए। और कुछ जो है अल्फा पार्टिकल वो रीबाउंड हो गए। रीबाउंड मतलब जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, रीबाउंड हो गए, समझ गए कि नहीं। और सेंटर के पार्ट में उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि फ्यू पार्टिकल जो है वो रीबाउंड हो गए, आपके वापस लौट गए। और फिर से उन्होंने फिर से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट, तो देखा नीचे गए तो फिर सर्टेन एंगल से आपके डिफ्लेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद में और पार्टिकल निकले तो वो सीधे स्टार्ट हो गए निकलना। तो उन्होंने पाया कि सेंटर के पार्टिकल रीबाउंड क्यों हो रहे हैं, या सेंटर से पार्टिकल सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्टेड क्यों हो रहे हैं बेटा आपके। तो उसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनिएगा, कि सेंटर में उन्होंने कहा कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पाई जाती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पाया जाता है जहां पर आपके ये अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये रीबाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पाया गया बेटा, उस पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं। ये सेंटर में ही क्यों है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऊपर जो है आपका ऊपर का पार्ट भी एम्प्टी है और नीचे का पार्ट भी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है जिसको उन्होंने बाहर बहुत स्मॉल साइज का एक पार्ट पाया जाता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्लियर हो गया बेटा। तो अब देखो इसके बेस पर रुदरफोर्ड ने क्या कहा, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं, पहले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, जो साइज में आपका बहुत छोटा होता है। क्लियर हो गया। कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, समझ गए बेटा, कैरीज कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्लियर हो गया। एंड इन विच द एंटायर मास, in which the entire mass of atom is concentrated, entire mass of atom is concentrated, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटा सा एटम के अंदर पार्ट पाया जाता है, समझ गए कि नहीं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसके ऊपर एटम का पूरा मास डिपेंड होता है। क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट को उन्होंने नाम दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, दूसरे पार्ट को उन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो सेकंड पार्ट था उसको उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, क्या होता है ये, ध्यान से देखिएगा बेटा, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है कि नहीं। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का पार्ट होता है जो एम्प्टी होता है, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। तो हम बोलते हैं सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा, आपका नेग्लिजिबल मास होता है। तो हम बोलेंगे द मास ऑफ एटम, द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा बाद में डिस्कवर हुए थे, लेकिन बाद में फिर ये मान लिया गया मेनली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आया। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं, ये समझ आया आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या रहता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है बेटा, अब देख लीजिएगा ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स थे आपके रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स के, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो ड्रॉबैक देख लीजिएगा बेटा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो था रुदरफोर्ड मॉडल का वो ये था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब कोई कहे कि भाई क्यों ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। ये देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब आपकी ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, अगर आप पढ़ोगे तो आगे आपको पता लगेगा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा पार्टिकल है, चार्ज। वो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्सीलरेट करते हैं तो अपने में से इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये देखो, ये आपका सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है कि नहीं। ये सर्कुलर मोशन में, यही कहता है ना रुदरफोर्ड मॉडल कि ये सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो ये जब सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करेगा तो ये अपने में से क्या इमिट करेगा बेटा, बोलिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने में से इमिट करेगा। और जैसे ही रेडिएशन इमिट होंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली कम होते होते ही ये किस में फॉल कर जाएगा, आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर गया तो बताइएगा क्या एटम स्टेबल हो सकता है आपका? एटम आपका स्टेबल नहीं होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी, आपको पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड होता है आपका तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है अपने में से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इमिट कर रहा है, इमिट करता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे कम होते 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 वो कहाँ फॉल कर जाएगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर गया तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड पॉइंट आता है कि ये आपका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ, कौन सी जगह प्रेजेंट है, कौन सी उसमें प्रेजेंट है। हम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रखें, 2 रखें, 6 रखें, पास में 2 हैं, दूर में 4 हैं, कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे है उसके बारे में एक्सप्लेन करने में ये कैपेबल नहीं था। अब आपने जैसे 10th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ ही रखा है, आगे जब बोहर्स मॉडल आता है तो वो कहते हैं कि भाई फर्स्ट शेल में आपके 2 जाते हैं, सेकेंड में 8, 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन वो बाद में बोहर मॉडल आया तब हमें पता लगा। लेकिन रुदरफोर्ड मॉडल में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि कैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सेकंड जो मेन ड्रॉबैक था आपका रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का क्या था बेटा, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया बेटा। ये कुछ भी बताने में कैपेबल नहीं था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेकंड जो मेन ड्रॉबैक था आपका रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का, वो तो क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस कैसे होता है उसको बताने में ये कैपेबल नहीं था। अब मैं थोड़ा सा एक बार समराइज करवा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रुदरफोर्ड मॉडल आपका क्या कहता है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपका एम्प्टी होता है, ठीक है। अब एटम जो है उसका सेंटर पार्ट हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर का जो छोटा सा पार्ट है वो हाईली डेंस होता है, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सारे का सारा मास जो होता है वो एटम का जो सारे का सारा मास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, बताइएगा, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में कैसे हेल्ड रहते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एटम, उसने कहा था कि आपका एटम स्टेबल होता है, ठीक है कि नहीं। और ड्रॉबैक क्या थे, हमने कहा भी ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल क्या है, अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, तो अपने में से रेडिएशन इमिट करता है। और रेडिएशन इमिट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो अंत में किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में। और ऐसा हो गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताता कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन दिया था किसने बेटा, बोहर्स ने। थैंक यू स्टूडेंट्स।